नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ये मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 30 में से एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, वीडियो में सोच लेके अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी आपको मजा आने वाला है ये वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पचमाभी, बी में लिखा हुआ है परितारिका, सी में लिखा हुआ है नेत्र लेंस और डी में लिखा हुआ है रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है तो रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टिपटल बोलते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 kg, बी में लिखा हुआ है 2 kg और सी में लिखा हुआ है 1.4 kg और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है तो 1.4 kg है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1.4 kg मतलब हुआ दोस्तों कितना, 1400 ग्राम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ये प्रश्न। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मधुमेह, बी में लिखा हुआ है एनीमिया और सी में लिखा हुआ है डायरिया और डी में लिखा हुआ है पीलिया। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों मनुष्य का जो ब्लड होता है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ब्लड किसके कारण लाल दिखाई देता है दोस्तों तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल दिखाई देता है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर। और दोस्तों अगर जो आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर GTM क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पर इसका PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रात में और बी में लिखा हुआ है दिन में और सी में लिखा हुआ है रात दिन में और डी में लिखा है सुबह शाम में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, सी में लिखा हुआ है वसा और डी में लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुंकेसर, बी में लिखा हुआ है स्त्रीकेसर और सी में लिखा हुआ है अंडाशय और डी में लिखा हुआ है बीजांड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना है आपको इसमें कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तना में, बी में लिखा हुआ है जड़ में, सी में लिखा हुआ है पुष्प में और डी में लिखा हुआ है फल में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पौधे में जनन अंग
कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जो वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाइक्रोम, बी में लिखा हुआ है टंगस्टन, सी में लिखा हुआ है तांबा और डी में लिखा हुआ है जस्ता। तो ये प्रश्न में बताना है आपको दोस्तों कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिकारक, बी में लिखा हुआ है उत्पाद, देखिए सी में लिखा है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए दोस्तों मैं एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ। ठीक है, इसलिए अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आर इजकल टू वी इंटू आई, और बी में लिखा हुआ है आर इजकल टू वी आई बाई में लिखा हुआ है वी। ठीक है, देखिए सी में लिखा हुआ है आर इजकल टू वी बाई आई, और डी में लिखा हुआ है आर इजकल टू वी माइनस आई। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो क्या होता है सूत्र? वी इजकल टू आई आर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप आर बराबर निकालिएगा, तो आर बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? भी बटा में क्या हो जाएगा? आई। ये आपसे यहाँ से आर बराबर क्या निकल जाएगा? भी बटा आई, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है आर इजकल टू क्या लिखा हुआ है? भी बटा आई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सल्फर, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन, और सी में लिखा हुआ है ग्रेफाइट, और डी में लिखा हुआ है आयोडीन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सुचालक लिखा हुआ है, विद्युत का सुचालक आपको बताना है। तो सुचालक मतलब हुआ दोस्तों जिसमें करेंट जो है फ्लो करता हो उसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेफाइट में दोस्तों करेंट फ्लो करता है, तो ग्रेफाइट जो है हमारा सुचालक है। ठीक है, और देखिए कुचालक दोस्तों, कुचालक किसे कहते हैं? तो कुचालक मतलब हुआ दोस्तों जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे देखिए सल्फर हो गया तो ये कुचालक है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्लोरीन भी दोस्तों इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ये भी क्या है? कुचालक है। और देखिए आयोडीन में भी दोस्तों करंट फ्लो नहीं करता है, ये भी क्या है? कुचालक है। ठीक है, आइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, और सी में लिखा हुआ है प्लाज्मा, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है लसिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तब प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ब्लड होता है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसको आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है?
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिसारी, बी में लिखा है अबतल और सी में लिखा है अपसारी और डी में लिखा है बाईफोकल। तो दोस्तों देखिए, जरा दृष्टि दोष जो है ये दोष दोस्तों ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है, ठीक है। और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इस दोष का उपचार दोस्तों किस प्रकार का लेंस से किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है, ठीक है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ अम्लीय, बी में लिखा हुआ क्षारीय, सी में लिखा हुआ उदासीन और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि टूथपेस्ट कैसा होता है। जो आप ब्रश करते हैं दोस्तों, टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 10 की पावर -3 मीटर और बी में लिखा हुआ 10 के पावर 9 मीटर और सी में लिखा हुआ 10 के पावर -9 मीटर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मिथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ है इथेनोइक अम्ल और सी में लिखा हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, सी में लिखा हुआ है रेल के इंजनों में और देखिए बी में लिखा हुआ है रेल के इंजनों में और सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा हुआ इन सभी में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि डीजल का उपयोग होता है तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है और रेल के इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। एक हमारा राइट आंसर जो होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए में लिखा है 25 मीटर और बी में लिखा है 25 सेंटीमीटर और सी में लिखा है 25 मिलीमीटर और डी में लिखा हुआ है अनंत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो दूर बिंदु दोस्तों अनंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु है तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपको साथ में याद रखना है इसको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से नोट करके उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो दोस्तों आप ये काम को अभी से करते हैं तो 450 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आते आते तक दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। एक पल को महसूस कीजिए दोस्तों कि जब आपको 450 प्लस मार्क्स आएगा तो आपके माता पिता कितना खुश होंगे, कितना आपको मतलब सोचेंगे कि हमारा बेटा या बेटी कितना अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है। वो पल को महसूस कीजिए और पूरी लगन और शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों और 450 प्लस मार्क्स हर हालत में हासिल करना है। बस मेरा लक्ष्य है 450 प्लस मार्क्स लाना है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। पूरी जुनून और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों और अपनी माता पिता की खुशियों से भर दीजिए, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न आपका आता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी में लिखा हुआ है प्रोटीन और सी में लिखा है स्टार्च और डी में लिखा हुआ है फैटी एसिड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च रूप में जमा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, ग्लूकोज का कार्बन के कितने अणु होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि ग्लूकोज में
कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो पहले देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है। ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। और आपको इसमें क्या बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए कार्बन के अणु कितना है, 6 गो है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जो ये प्रश्न पूछता कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितना अणु है दोस्तों 12, तो 12 हो जाता है। मगर यहाँ आपसे क्या पूछा गया कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो कार्बन के कितना है 6, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, और देखिए सी में लिखा है उत्तल दर्पण, और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और दोस्तों मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में लिखा हुआ है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और देखिए बी में लिखा हुआ था दोस्तों चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और देखिए डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको बताना है इसमें कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ काल्पनिक सीधा तथा छोटा, और देखिए बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और देखिए सी में लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और डी में लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है अमीटर, सी में लिखा है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे देखिए बी में लिखा है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जितना भी हम प्रश्न को कवर किए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है दोस्तों। एक बार आप उससे ज़रूर देखें, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। मैथ का भी जितना भी दोस्तों हम वीडियो बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ठीक है। उसमें काफ़ी सरल भाषा से हम समझाए हैं, ठीक है। एक बार आप उससे ज़रूर देखें। देखिए 26 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 746 वाट, और देखिए और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है 736 वाट, और देखिए सी में लिखा हुआ है 767 वाट। तो ये और यहाँ डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लकड़ी, बी में लिखा है गोबर गैस, सी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, और डी में लिखा हुआ कोयला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया।
अब देखते हैं हम 28 नंबर। इसमें हमको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा है नाभिकीय संलयन, बी में लिखा है नाभिकीय विखंडन, और देखिए सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ F2 पर, और यहाँ पर बी में लिखा हुआ है 2F1 पर, और देखिए सी में लिखा हुआ अनंत पर, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है। आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है विरल माध्यम से सघन माध्यम, और देखिए बी में लिखा हुआ है सघन माध्यम से विरल माध्यम, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है सघन माध्यम से सघन माध्यम, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। देखिए प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, बी में लिखा है अग्नाशय, और सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा है एड्रिनल। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में आप हमारा जवाब जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक पूरी जुनून और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।